हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के प्रचार प्रसार में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका आपका एक चैप्टर है। तो आज हम आपके इस चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है। यहाँ पर इस चैप्टर में आपको डायरेक्ट समझना है कि हिंदी का जो प्रचार प्रसार है वो किन संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं या कौन सी संस्थाएँ हैं जो हिंदी का या हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करती हैं। ठीक है, हिंदी भाषाओं के प्रयोग को बढ़ाना चाहती हैं या हिंदी को प्रोत्साहन देने का काम करती हैं, ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं, यही आपको इस चैप्टर में समझना है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में शामिल जो संस्थाएं हैं उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है। तो आप यहाँ पर एक बार देख लें ताकि सारी बातें आपको समझ में आ सकें। तो दोस्तों, कई सारी संस्थाएं हैं जो हिंदी के प्रचार प्रसार में अपनी अलग अलग भूमिका निभाती हैं। इसमें से सबसे पहले नाम आता है आर्य समाज का। ठीक है, आर्य समाज आज़ादी से पहले ही सामने आया था। अब ये क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं। आर्य समाज भारतीय समाज और जनजीवन को दिशा प्रदान करने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। शिक्षा जगत में आज DAV संस्था जैसी कोई दूसरी संस्था नहीं है। DAV सिर्फ उच्च शिक्षा नहीं देती, हिंदी भाषा के लिए प्रतिबद्धता से कार्य भी करती है। विद्यार्थियों के अंदर हिंदी के प्रति आस्था का भाव भी पैदा करती है। आर्य समाज ने न केवल स्वराज का सर्वप्रथम उद्घोष किया वरन स्वाधीन, स्वदेशी, स्वत्व और स्वाभिमान का भी मूल मंत्र दिया। आर्य समाज से जुड़े विद्वानों ने आर्य समाज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया। आर्य समाज ने भारतीय समाज में सद्भावना, एकता का प्रसार हिंदी भाषा और शिक्षा के माध्यम से किया। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए। जो आर्य समाज है वो एक संस्था थी जो कि आज़ादी से पहले ही सामने आ चुकी थी स्वराज के लिए। देखो, सिंपल सी बात है, जो दयानंद सरस्वती वगैरह जो प्रमुख नेता थे उनका मानना था कि जो भारत है वो अपनी संस्कृति के बल पर ही स्वतंत्र हो सकता है और जो पश्चिमी संस्कृति है, जो वेस्टर्न कल्चर है, वो भारत के लिए खतरा है। तो इसी के अपोजिट में आर्य समाज सामने आया जिसने भारतीय समाज में सुधार भी किया, साथ में जो प्राचीन भारत के जो ग्रंथ थे, जो मतलब प्राचीन भारत की जो संस्कृति थी, उनको भी लागू करने का प्रयास किया। या जो प्राचीन भारत की जो संस्कृति थी और जो अच्छी चीज़ें थी संस्कृति में, उन्हीं के सहारे पूरे देश में भारतीय संस्कृति को फैलाने का प्रयास आर्य समाज के द्वारा किया जा रहा था। और जो भी कुरीतियाँ वगैरह आ गई थी उसका विरोध भी आर्य समाज के द्वारा किया जाता था समाज में। कुल मिलाकर कम शब्दों में कहा जाए तो आर्य समाज जो भारतीय संस्कृति थी, जो भारतीय मतलब वस्तुएं थी, भारतीय जो भाषाएं थी, इन पर ज़्यादा बल दे रहा था कि स्वराज के लिए हमें सबसे पहले स्वदेशी होना पड़ेगा। तो इसी के चलते जो हिंदी भाषा है इसको भी बढ़ावा दिया गया और जो इंग्लिश भाषा है उसका विरोध किया गया। एक तरह से जो वेस्टर्न कल्चर है उसका ज़्यादा विरोध किया गया था आर्य समाज के द्वारा। अब DAV क्या है, तो आर्य समाज से ही जुड़ी एक पूरी संस्था, एक आंदोलन था DAV आंदोलन। ठीक है, इसके द्वारा भी आज ये DAV स्कूल वगैरह आप सुनते हैं तो ये वही है, DAV कॉलेजेस वगैरह हैं, तो ये शिक्षा देते हैं। और बट हाँ, हिंदी की प्रति स्टूडेंट्स में आस्था जगाने का प्रयास DAV संस्था के द्वारा आज भी किया जाता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, DAV ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी मीडियम ही है, इंग्लिश मीडियम है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में सारी शिक्षा दी जाती है, लेकिन फिर जो हिंदी का सब्जेक्ट है वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता है। ग्रामर वगैरह काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हिंदी पढ़ाई जाती है, साथ में ही हिंदी को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जाता है। तो आर्य समाज आ गई पहली संस्था जिसने हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए काम किया है और कर रही है। आर्य समाज की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसने भारत में समय समय पर ऐसे मनीषियों और समाज सुधारकों को जन्म दिया जिन्होंने भारतीय परंपरा और संस्कृति के साथ हिंदी को भी सम्मान दिया है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिस वैदिक संस्कृति को आधुनिक संदर्भों में पुनर्व्याख्यायित किया, मतलब दोबारा से उसे डिफाइन किया, उनके शिष्य महात्मा हंसराज ने उसे और विकसित किया। मतलब देखो, जो प्रमुख व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती हो गए, उनके शिष्य महात्मा हंसराज हो गए, इन्होंने भारतीय जो संस्कृति थी, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति थी, उसको दोबारा से पुनर्व्याख्यात किया, उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया। वेदों की ओर लौट चलो, ऐसा नारा दिया गया दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें थी, इससे भारतीय संस्कृति को ही बढ़ावा देने का प्रयास था।
दयानंद के आदर्शों और सिद्धांतों को उनके बाद के आर्य समाजियों ने और भी प्रसारित किया और भी ज़्यादा फैलाया। उन्होंने न केवल आर्य सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में योगदान दिया, बल्कि प्राच्य सभ्यता का मतलब होता है पूर्वी सभ्यता। देखो, एक वेस्टर्न कल्चर है और एक ये ईस्टर्न कल्चर है। तो ईस्टर्न कल्चर में प्राच्य में हम भारत आता है, चीन भी आता है। तो ये जो पूर्वी कल्चर है, ये पूर्वी सभ्यता यानी कि भारत की सभ्यता के यहाँ पे संदर्भ में बात हो रही है। तो प्राच्य सभ्यता व संस्कृति के गुणगान व राष्ट्र भाषा के रूप में हिंदी की वकालत भी उल्लेखनीय है। तो मतलब ये कि जो आर्य समाजी थे, जिसमें जो प्रमुख कई सारे नेता थे, जिसमें प्रमुख नेता दयानंद सरस्वती थे, तो उन्होंने जो सिद्धांत वगैरह बनाए थे, उसके द्वारा जो प्राच्य संस्कृति थी यानी कि भारत की जो संस्कृति थी उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया गया और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की वकालत की गई थी। हिंदी को फैलाने का प्रयास किया गया था। दयानंद ने हिंदी भाषा के प्रति अपनी कठोर निष्ठा का आजीवन पालन किया। दयानंद सरस्वती ने अपने अनुयायियों को राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत स्वदेशी पत्रों के प्रकाशन संचालन के लिए प्रबल समर्थन व प्रोत्साहन भी दिया। कहने का मतलब यह है कि हिंदी भाषा में जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं उन्हें छापने के लिए दयानंद सरस्वती हो गया या जो आर्य समाज था उसके द्वारा प्रोत्साहन दिया गया, लोगों को हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया। दयानंद सरस्वती ने साफ तौर पर हिंदी भाषा के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर की, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास किया। वे हिंदी भाषा को आर्य भाषा कहकर संबोधित करते थे कि जो ये भाषा है वो आर्य भाषा है, मतलब भारतीयों की भाषा है। निसंदेह हिंदी को व्यवहार भाषा, संपर्क भाषा, लोक भाषा तथा माध्यम भाषा बनाने में महर्षि दयानंद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मतलब ये आर्य समाज के जो प्रमुख नेता थे दयानंद सरस्वती, इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी हिंदी भाषा को फैलाने में या हिंदी भाषा को एक संपर्क भाषा के रूप में बनाने में या इसको लोकप्रिय बनाने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखो, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हिंदी को क्या लोकप्रिय बनाना, भारत में तो हिंदी फैली ही है, इसमें हिंदी को लोकप्रिय क्या बनाना। देखो दोस्तों, आज भी मैं बात करूं, जिस टाइम पे हम नॉर्मली बातचीत के मामले में हिंदी का प्रयोग करते ही करते हैं, ठीक है। भले ही हम जॉब के मामले में अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे हैं या स्कूलों में इंग्लिश को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हम हिंदी का यूज़ नॉर्मली करते ही करते हैं, ठीक है, बोलचाल की भाषा में। लेकिन आज भी भारत में कई सारे करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी भाषा नहीं आती, ठीक है। आप पूर्वोत्तर भारत चले जाओ, आप पहाड़ी इलाकों में, वो जो पूर्वोत्तर के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ चले जाओ, पूरा का पूरा आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों को हिंदी भाषा नहीं आती। आप साउथ में देख सकते हो, ठीक है, हैदराबाद हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, यहाँ पे भी बहुत कम लोग ही हिंदी अच्छे से जानते हैं। हल्की फुल्की नॉर्मली आती है लोगों को, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा बहुत लोगों को आज भी भारत में नहीं आती है। तो यहाँ पे थोड़ी बात को समझिए। इसीलिए एक महत्व है कि हिंदी भाषा को फैलाने के लिए ये संस्थाएं प्रयासरत हैं और जो हिंदी का महत्व कम हो रहा है उसके लिए भी ये काम करती हैं, ठीक है। हिंदी को फैलाने का भी काम कर रही हैं और इंग्लिश के कारण हिंदी का जो महत्व कम हो रहा है उसके महत्व को बढ़ावा देने के लिए भी ये संस्थाएं कार्य करती हैं। तो आर्य समाज को हमने पढ़ लिया, अब हम दूसरी संस्था की बात करते हैं। अभी बस आप वीडियो देखिए, सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा आपको कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। अब दूसरी सभ्यता यहाँ पे संस्था है जिसका नाम है नागरिक प्रचारिणी सभा, ठीक है। ये भी एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, नागरिक प्रचारिणी सभा, ये भी आज़ादी से पहले की है। नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना हिंदी के विख्यात साहित्यकार बाबू श्याम सुंदर दास ने 16 जुलाई 1893 में की थी। विद्यार्थी जीवन में ही जब वो स्टूडेंट थे तभी इस सभा की स्थापना कर उन्होंने साहित्यिक समाज का ध्यान आकर्षण किया था। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह ने मिलकर नागरिक प्रचारिणी सभा का विस्तार किया। तो ये प्रमुख बातें हैं जिनको आप याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम में लिखने में आपको मदद करेंगी। नव जागरण काल के दौर में हिंदी जब हाशिए पर खड़ी थी तब इन लोगों ने मिलकर हिंदी को आम जनता की भाषा बनाने का कार्य किया। अब ये नव जागरण क्या है? नव जागरण काल दोस्तों वही काल है जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हो रहा था उपनिवेशवाद के टाइम पर। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो पाश्चात्य जो चिंतन था या पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न जो भी चीज़ें थी पढ़ाई में वही फॉलो की जा रही थी। अंग्रेजी भाषा का बोलबाला बढ़ता जा रहा था, तो उस टाइम पर इन्होंने हिंदी को मतलब बढ़ावा देने का प्रयास किया, हिंदी को आम जनता की भाषा बनाने का कार्य इन्होंने किया।
नागरिक प्रचारिणी भाषा द्वारा हिंदी को राजकीय कार्यों में प्रयोग किया जाता था। इस सभा के द्वारा शब्दकोश का निर्माण, उपन्यास लेखन और साहित्यिक चर्चा आदि का कार्य व्यापक स्तर पर किया जाता था। मतलब डिक्शनरी वगैरह बनाना, उपन्यास लिखना, ये सारी चीज़ें ये जो संस्था थी नागरिक प्रचारिणी सभा, इसके द्वारा किया जाता था। ठीक है, जैसे कि शब्द को यानी कि डिक्शनरी का निर्माण करना, उपन्यास बनाना, साहित्य वगैरह की रचना करना, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही आधुनिक काल के प्रारंभिक दौर में जब हिंदी भाषा की नई रूपरेखा तैयार हो रही थी, तब इस सभा द्वारा उसके संवर्धन में कार्य किया गया। ठीक है, मतलब हिंदी भाषा जब आधुनिक काल में हिंदी भाषा को अलग तरीके से थोड़ा डिज़ाइन किया जा रहा था, देवनागरी लिपि के रूप में हिंदी का प्रयोग की बात की जा रही थी, तो उसमें भी इन्होंने अपना योगदान दिया। बाद में पंडित, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे देखो सिंपल सा है, जो भाषा होती है ना, उसके जो व्याकरण वगैरह होते हैं वो कई बार उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो उसको तय करने से संबंधित कार्य जब किया गया था तो इसने भी योगदान दिया। ठीक है, कई भाषाओं में ना थोड़ा सा एक तरह से कई कन्फ्यूज़न हो जाती है, कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि भारत में कई सारी लिपियाँ रही हैं, तो उसके चलते कुछ वर्ड्स में इधर उधर कन्फ्यूज़न होती है। तो उसी के तहत जब आधुनिक काल में के प्रारंभिक दौर में जब हिंदी भाषा की नई रूपरेखा तैयार की गई थी, तो इसने भी अपना उसमें योगदान दिया था। बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय ने, आप जानते ही होंगे मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में इस सभा ने विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया। हिंदी को मजबूत बनाने और उसके प्रति लोगों का विश्वास अर्जित करने के लिए उन्होंने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। तो इन्होंने भी अपना एक योगदान दिया था, इसमें इन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाया कि हिंदी के लिए हस्ताक्षर कीजिए। ठीक है, और उसका प्रचार प्रसार इन्होंने प्रारंभ किया। सभा द्वारा यह भी दबाव बनाया गया था कि हिंदी को अदालतों और प्राथमिक विद्यालयों की भाषा बनाया जाए। तो इस सभा ने कहा, ये जो नागरिक प्रचारिणी सभा थी, इसने कहा कि जो अदालत है, जो कोर्ट वगैरह है, या जो स्कूल हैं, स्पेशली जो प्राइमरी स्कूल हैं, तो वहाँ पर हिंदी को भाषा बनाया जाए। इसी सभा के सदस्यों द्वारा विशेष प्रभाव बनाने के कारण यह लागू भी हुआ। हिंदी की बहुचर्चित साहित्यिक पत्रिका सरस्वती हिंदी शब्द सागर कोश इस सभा का निर्णायक कार्य है। अब देखो दोस्तों, इस सभा के परिणाम स्वरूप ही हम देखते हैं कि विद्यालयों में हिंदी में पढ़ाई होती है, नॉर्मली जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ। इसके साथ ही जो हिंदी की वो एक सरस्वती पत्रिका थी, मैगजीन थी, तो वो इसके प्रभाव में प्रकाशित हुई। हिंदी शब्द सागर कोश यानी कि डिक्शनरी बनाई गई। इसके साथ ही सभा के सदस्य हिंदी भाषा के प्रति इतने अधिक आस्थावान थे कि घर घर जाकर हिंदी का प्रचार प्रसार किया इन्होंने, घर घर जाकर। साथ ही प्राचीन ग्रंथों को एकत्र कर सभा द्वारा निर्मित पुस्तकालय में रखते थे। मतलब लाइब्रेरी भी बनाई गई जहाँ पर जो प्राचीन ग्रंथ थे उन्हें एकत्र कर रखा गया। आधार रूप में देखें तो सभा का कार्य महत्वपूर्ण है। आज नागरिक प्रचारिणी सभा का नाम पूरे विश्व में जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण संस्था है जिसने, देखो भारत की जो हिस्टोरिकल किताबें हैं, जो बुक हैं, तो उनको स्टोर करना एक महत्वपूर्ण कार्य इसने किया है, और कई सारे कार्य किए, मतलब हिंदी के प्रचार प्रसार में इसने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो हमने यहाँ बात कर ली आर्य समाज की, बात कर ली, और फिर बात करी हमने नागरिक प्रचारिणी सभा की। एक चीज़ मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आपको याद कैसे करना है। ऐसा नहीं कि आपको सारी चीज़ें आपको रटनी पड़े। ठीक है, याद कैसे करना है आपको, तो सिंपल शब्दों में आप दो बार नॉर्मली पढ़िए। आपको जितनी बातें समझ पा रहे हैं, आप जितनी आपको याद हो पा रही है, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। अगर जितना आपको याद हो पा रहा है उतना ठीक है। अगर कोई पॉइंट आपको हार्ड लग रहा है तो आप उसको स्किप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी समितियां, अगर आप सबको लिखेंगे अपने एग्जाम में, आपका आंसर ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो जो बातें इजी हैं, जो याद करने योग्य हैं, तो आप उसको याद कर लीजिए। कोई पॉइंट ऐसा लग रहा है जो आपको याद नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको एक बार अपनी कोशिश करनी है, ट्राई करना है आपको अपनी तरफ से याद करने की। जितना याद हो पाता है ठीक है, बाकी जब आप 2 बार वीडियो देख लेंगे तो काफ़ी आपको याद हो ही जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको पूरा वर्ड टू वर्ड रटना पड़ेगा। जब आप समझ जाएंगे तो अपने वर्ड्स में भी बना कर आप लिख देंगे। अगर आपको सिंपल सी बातें याद है, जैसे कि मान लो मुझे याद है कि नागरिक प्रचारिणी सभा का जो गठन है वो श्याम सुंदर दास ने किया। अब मुझे दूसरे नाम याद नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 नाम मुझे याद हैं, जैसे कि मदन मोहन मालवीय हो गए, ये याद हो गए।
तो ये 2 नाम याद है, तो इन लोगों का नाम मैं वहाँ पर लिख के आ जाऊँगा कि इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था, थोड़ा बनाकर भी मैं लिख के आ सकता हूँ। बस यही कहूँगा, आपको बस समझना है थोड़ा-सा, और फिर ये आपको धीरे-धीरे याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और 2 बार वीडियो आप अगर देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आगे लास्ट में और भी मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे दूँगा, कैसे आपको याद करना है सारी चीज़ें, और भी एक बार क्लियर करूँगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक और समिति है, एक और संस्था है, एक है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। अब ये क्या है, तो 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन हेतु इंदौर की महत्वपूर्ण यात्रा की। इसी यात्रा में दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की महत्वपूर्ण नींव तैयार की गई। यहीं पर योजना बनी। दक्षिण में हिंदी का मजबूत आधार बनाने के लिए महात्मा गांधी को प्रथम प्रचारक बनाकर महात्मा गांधी को वहां भेजा गया। प्रारंभिक समय में दक्षिण भारत में हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार साहित्य सम्मेलन द्वारा ही संपन्न हुआ। 1927 में हिंदी साहित्य सम्मेलन मद्रास का नाम दक्षिण भारत प्रचार सभा में तब्दील कर दिया गया। मतलब देखिए, दक्षिण भारत में एक शब्द, देखो, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा एक महत्वपूर्ण सभा रही है जिसने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रसार में, हिंदी को फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले इसका नाम नॉर्मली पता है क्या था? इसका नाम नॉर्मली था हिंदी साहित्य सम्मेलन मद्रास। 1927 में इसका नाम बदलकर ये वाला नाम कर दिया गया। ठीक है, अब इसे हम नॉर्मली सभा कहते हैं। तो बात को समझिए। देखो, आज़ादी में हमें एक एकता की ज़रूरत थी। अगर हम यूनाइट होंगे तभी हम अंग्रेज़ों से जीत सकते थे। ठीक है, जो एकता थी वो ज़्यादा ज़रूरी थी। और एकता किसी भी देश में तभी आती है जब राष्ट्रवाद की भावना हो, और राष्ट्रवाद की भी भावना तब ज़्यादा अच्छे से फैलती है जब हमारी भाषा एक हो, या हम एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझ सकें। तो कुल मिलाकर भाषा का फैलाव होना ज़रूरी था। मातृभाषा का, यानी कि ऐसी भाषा का जो भारत की ही हो, उसका फैलाव होना ज़रूरी था, तो ताकि पूरे भारत को एकजुट किया जा सके और दक्षिण भारत से भी अच्छा समर्थन तैयार हो सके। तो दक्षिण भारत में भी हिंदी को फैलाना का एक महत्वपूर्ण कार्य करना था। इसमें गांधी जी के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इसमें एक सम्मेलन बुलाया गया था इंदौर में, हिंदी साहित्य का सम्मेलन, और इसी सम्मेलन के दौरान गांधी जी भी इसमें शामिल थे। तो इसमें योजना बनाई गई कि किस तरह दक्षिण भारत में हम हिंदी को फैलाएंगे। तो गांधी जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी दक्षिण भारत में हिंदी को फैलाने में। इस सभा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गांधी जी को दक्षिण में प्रचार प्रसार के लिए भेजा हिंदी के लिए। और 1927 में, जैसे कि हम जानते हैं, पहले इसका नाम मद्रास था, ये हिंदी साहित्य सम्मेलन मद्रास, और इसका नाम अब ये कर दिया गया। दक्षिण भारत प्रचार सभा द्वारा दक्षिण के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया आदि स्थानों पर हिंदी के हित में निर्णायक कार्य किए गए। हिंदी के प्रचार में निर्णायक कार्य किए गए। इस सभा द्वारा केवल हिंदी का प्रचार प्रसार ही नहीं किया गया, बल्कि वहाँ हिंदी के विशेष विद्यालय, महाविद्यालय और शोध संस्थान खोले गए। मतलब देखो, हिंदी का प्रचार प्रसार तो किया ही इन्होंने, फैलाने का कार्य तो किया ही, लेकिन साथ में ही इन्होंने विद्यालय खोल दिए हिंदी के लिए, कि हिंदी मीडियम का स्कूल खोल दिया इन्होंने, यूनिवर्सिटीज़ खोल दी, शोध संस्थान, रिसर्च सेंटर खोल दिए कि भाषा से संबंधित कुछ रिसर्च भी की जाएगी। हिंदी को आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विश्व की सबसे बड़ी भाषाओं में माना जा रहा है, तो इसका एक बड़ा कारण महात्मा गांधी भी हैं। देश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को गांधी ने ही सुलझाया और उसे आधार दिया। तो गांधी जी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। गांधी का मानना था कि हिंदी भाषा ही पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकती है। 1909 में गांधी ने अपनी बहुचर्चित, बहुत जो फेमस इनकी किताब है हिंद स्वराज, उसमें स्पष्ट किया था कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। वह जानते थे कि कोई भी राष्ट्र या समाज बिना किसी भाषा को अपनाए आगे नहीं बढ़ सकता। कहने का मतलब है कि गांधी जी का मानना था कि हिंदी भाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है पूरे भारत के लिए, और इसका प्रसार होना चाहिए, इसका फैलाव पूरे भारत में होना चाहिए। ध्यान से यहाँ पे समझिए, गांधी जी जो दूसरी भाषाएं हैं उनके खिलाफ बात नहीं कर रहे थे। गांधी जी ये नहीं कह रहे थे कि जो दूसरी भाषा है, जो तेलुगु भाषा है, जो मराठी भाषा है, या जो दूसरी भाषा है, उर्दू भाषा है, तो इनको आप ख़त्म कर दो। गांधी जी ये नहीं कह रहे थे, बल्कि इनका जो मानना था वो यही था, क्योंकि उस समय हमें आज़ादी चाहिए थी, हमें एकता चाहिए थी कि हम यूनाइट रह सकें। तो एक भाषा ऐसी होनी थी जो पूरे भारत में
संपर्क का साधन बन सके, वो भी भारत की भाषा। अब आज के टाइम पर इंग्लिश ज़्यादा बन चुकी है संपर्क की भाषा भारत में, ठीक है, क्योंकि अब हम बात करें तो अगर कोई हैदराबाद का व्यक्ति है जिसे हिंदी नहीं आती लेकिन उसे इंग्लिश आती होगी, मैक्सिमम चांस है कि उसे इंग्लिश आती होगी, तो ये है संपर्क की भाषा। लेकिन हिंदी का संपर्क की भाषा बनना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए था क्योंकि हिंदी भारत की ही अपनी भाषा है, तो इसीलिए गांधी जी ने इस पर बल दिया। ठीक है, सारी भाषाएं बनी रहें ऐसा नहीं है, सारी भाषाएं ही बनी रहेंगी, ठीक है, लेकिन हिंदी को एक संपर्क के रूप में पूरे भारत में फैलाने का कार्य गांधी जी के द्वारा किया गया, एक प्रयास किया गया था और काफ़ी मतलब सक्सेसफुल भी रहा था। सक्सेसफुल मतलब बहुत, मतलब ऐसा नहीं कह सकते पूरी तरह सक्सेसफुल, मतलब यह है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम एक और संस्था की बात करते हैं, साहित्य अकादमी। अकेडमी इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में अकादमी कह देते हैं। साहित्य अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय भाषाओं की महत्वपूर्ण संस्था है जिसके द्वारा देश भर की साहित्यिक गतिविधियों, आयोजन और विभिन्न भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है। साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई थी। तो सिंपल बातें हैं, यहाँ पे ज़्यादा समझाने की चीज़ें हैं ही नहीं। सिंपल सी बात है कि साहित्य अकादमी जो है वो भारतीय भाषाओं की महत्वपूर्ण संस्था है, जो भारतीय भाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वो प्रकाशन वगैरह से संबंधित कार्य करती है, प्रिंटिंग वगैरह का भी कार्य करती है भारतीय भाषाओं में, बुक्स वगैरह, किताबें वगैरह मतलब छापना, जैसे कि साहित्यिक गतिविधियाँ, आयोजन और स्पेशली जो बुक्स हैं अलग अलग भारतीय भाषाओं की उनका प्रकाशन करना, स्पेशली हिंदी का। इसकी जो स्थापना है वो 12 मार्च 1954 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले साहित्यकारों को, जो राइटर्स हैं, जो साहित्यकार हैं, उनको सम्मानित करना, उनकी पुस्तकों का प्रकाशन करना तथा देश भर में होने वाली साहित्यिक गतिविधियों में आर्थिक सहयोग देना। मतलब जो हिंदी के जो लेखक हैं, जो भारतीय भाषाओं, जो दूसरी भारतीय भाषाएं उनके भी जो लेखक हैं, उनके उन लेखकों को, उन साहित्यकारों को प्रोत्साहन देना, आर्थिक सहयोग देना, पुस्तकें छापना भारतीय भाषाओं में, तो ये सारे कार्य इनका एक महत्वपूर्ण कार्य या उद्देश्य है। साहित्यिक ये जो अकादमी है इसके द्वारा भारतीय भाषाओं को विशेष महत्व दिया जाता है। हिंदी में काम करने वाले साहित्यकारों और आलोचकों को आर्थिक मदद कर उन्हें लेखन हेतु प्रेरित भी किया जाता है। मतलब जो हिंदी में लिखने वाले जो साहित्यकार हैं, जो आलोचक वगैरह हैं, जो आलोचना करते हैं किसी टॉपिक की या जो किसी टॉपिक का रिव्यू वगैरह करते हैं, तो उनको प्रोत्साहन देना, उनको आर्थिक मदद देना, पैसे संबंधित मदद देना या पुरस्कृत करना, ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है साहित्य अकादमी का। आज ज़रूरत भी है ना, क्योंकि बहुत सारे जो राइटर्स हैं वो हिंदी में लिखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जो लिख सकते हैं, तो ऐसा ज़रूरी है क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हिंदी में जो किताबें हैं उनकी जो संख्या है, नंबर ऑफ़ हिंदी में जो बुक्स हैं वो काफ़ी कम है। नंबर ऑफ़ अगर हम देखें काउंटिंग तो मिल जाएंगी बहुत सारी किताबें, लेकिन अभी जब हम एकेडमी की बात करें, स्पेशली अगर हम सिलेबस वाइज अगर हम कॉलेज वगैरह के लेवल की बात करें या जो हायर एजुकेशन है, जब हम उसकी बात करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं मैक्सिमम जो रिसोर्सेज है पढ़ने के लिए वो इंग्लिश में है। हिंदी में वहाँ पे इतने टेक्स्ट वगैरह हमें टेक्स्ट नहीं मिलते हैं। तो यही है कि प्रोत्साहन देना टीचर्स वगैरह को, जो लेखक वगैरह हैं, ताकि वो हिंदी में लिखें। कई सारे व्यक्ति लिखते भी हैं हिंदी। यहाँ पे लिखा है साहित्यिक अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य में देश भर के हिंदी रचनाकारों को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता है। मतलब जो अलग अलग जो रचनाकार हैं, जो लेखक वगैरह, उनके विचारों को इनकी एक मैगजीन है उसमें छापा जाता है तथा उन्हें आर्थिक मदद भी दी जाती है। तत्कालीन साहित्यकारों और कला चिंतकों के सुझाव पर भारत सरकार ने इस संस्था का निर्माण किया। ठीक है, उस समय जो 1954 के आसपास जो भी उस समय जो साहित्यकार थे, जो कला से आर्ट से संबंधित जो व्यक्ति थे, उनके सुझाव पर भारत सरकार ने इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य साहित्यिक क्षेत्र में होने वाले उच्च स्तरीय कार्यों को प्रोत्साहन कर उन्हें देश विदेश में पहुंचाना। ठीक है, देश विदेश में पहुंचाने का कार्य करना। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार की साहित्यिक क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि साहित्य अकादमी की स्थापना है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि का मतलब एक इसकी जो स्थापना की भारतीय सरकार ने, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि का महत्व आप समझ सकते हैं कि इसने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रत्येक वर्ष अकादमी द्वारा प्रत्येक भारतीय भाषाओं की साहित्यिक रचनाओं को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अकादमी का एक उद्देश्य कृतियों, जो किताबें हैं, जो भी कुछ लिखा हुआ है
उसका अनुवाद कर दूसरी भाषाओं में उसका विस्तार करना भी है। अब देखो, जो ये अकेडमी है वो ट्रांसलेशन का भी कार्य करती है और प्रत्येक वर्ष पुरस्कार भी देती है। जो सबसे अच्छी किताबें लिखता है व्यक्ति या जो जिसकी किताबें जिसका साहित्य काफ़ी अच्छा होता है उसको पुरस्कृत भी करती है। तो यहाँ पे हमने साहित्यिक अकेडमी को भी पढ़ लिया। एक और संस्था यहाँ पे हमने कवर कर ली। कई संस्थाएं, सबको ही हमें पढ़ना है। तो अब दूसरी की बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, एक और संस्था है हिंदी अकादमी दिल्ली। तो अब ये भी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं। हिंदी अकादमी दिल्ली भारत की स्वतंत्र संस्था है। हिंदी के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाली इस संस्था का उद्देश्य हिंदी के साहित्यकारों की कृतियों का प्रकाशन, पुरस्कार और सम्मान देना है। भाषा के विकास के साथ ही कला एवं संस्कृति के विस्तार और प्रचार प्रसार में भी निर्णायक भूमिका का निर्वहन अकादमी द्वारा किया जाता है। तो पहले जो संस्थाएं थी उसी से मिलते जुलते इसके भी वही कार्य हैं, जैसे कि जो हिंदी भाषा की जो किताबें हैं, जो कृतियां हैं, उनका प्रकाशन करना, उनकी प्रिंटिंग करना, जो हिंदी साहित्यकार हैं उनको पुरस्कार देना, उनको पुरस्कृत करना, अवार्ड वगैरह देना, उनको सम्मान देना, इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके साथ ही भाषा के विकास के साथ ही ये कला और संस्कृति के विस्तार के लिए भी कार्य करती है। 1981 में दिल्ली सरकार प्रशासन द्वारा स्थापित इस अकादमी द्वारा देश भर के हिंदी साहित्यकारों की पांडुलिपियों को प्रकाशित करने के लिए आर्थिक सहयोग भी अकादमी करती है। वर्तमान मुख्यमंत्री ही हिंदी अकादमी का अध्यक्ष होता है। तो जो वर्तमान समय का मुख्यमंत्री होता है वही हिंदी अकादमी का भी अध्यक्ष होता है और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। जो हिंदी साहित्यकार थे उनकी पांडुलिपियों को या जो उन्होंने जो कुछ भी लिखा था, जो भी आर्टिकल्स वगैरह लिखे थे, उसको प्रकाशित करने के लिए, साथ में उनको आर्थिक सहयोग देना, इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। जो हिंदी साहित्यकार थे उन्हें पैसे से संबंधित मदद करना, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट उद्देश्य था जिसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपाध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति निश्चित समय के लिए की जाती है। मतलब इसका एक उपाध्यक्ष भी होता है और एक सचिव भी होता है। हिंदी अकादमी साहित्य लेखन में सहयोग के साथ ही हिंदी शिक्षण, अनुवाद और हिंदी लेखन प्रोत्साहन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य करती है। मतलब हिंदी की शिक्षा देना, ट्रांसलेशन करना हिंदी में और हिंदी लेखन को प्रोत्साहित करना से संबंधित ये महत्वपूर्ण कार्य करती है। हिंदी अकादमी को नियमित और सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद नई समिति का गठन किया जाता है, जिसमें अकादमी द्वारा होने वाले कार्यक्रमों और प्रकाशनों की सूची तैयार की जाती है। मतलब ये कि इसकी समिति भी बनाई जाती है, समिति का भी गठन किया जाता है। तो सामान्य बातें थी ये, हमने इसको भी पढ़ लिया। ये यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, हिंदी अकादमी को नियमित रूप से सुचारू करने के लिए। तो यहाँ पे हमने हिंदी अकादमी को भी अच्छे से कवर कर लिया है। इसके साथ ही हिंदी अकादमी की तरह ही उत्तर प्रदेश की भी एक हिंदी अकादमी है। यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, इसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है हिंदी के प्रचार प्रसार में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पूरी तरह से हिंदी के प्रचार प्रसार में संलग्न संस्था है। हिंदी भाषा या हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 30 दिसंबर 1976 में हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित भाषा विभाग के अधीन कार्य करने वाली इस संस्था द्वारा हिंदी भाषा और साहित्य को विशेष महत्व दिया जाता है। हिंदी में लिखने और साहित्य को प्रत्येक वर्ष विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया जाता है। साथ ही साहित्यिक कृतियों को पुरस्कृत भी किया जाता है। हिंदी अकादमी की तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। मतलब कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि ये जो अकेडमी है पूरी तरह हिंदी के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। इसकी स्थापना इस समय में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हिंदी भाषा है, जो हिंदी साहित्य हैं, उसका प्रसार किया जाए, उसके महत्व को विद्यार्थियों को बताया जाए और जो साहित्यकार वगैरह हैं उनको सम्मान दिया जाए। तो लगभग हम सभी देखें, जितनी भी समितियां हैं, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, लगभग इनके कार्य मिलते जुलते ही हैं।
हिंदी के प्रतिभाशाली लेखकों, सेवियों और प्रचारकों को विशेष रूप से सम्मानित कर संस्था हिंदी को लोकप्रिय बनाने का कार्य करती है। संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं से हिंदी को जोड़ने में इस संस्था का विशेष महत्व है। मतलब जो प्रतिभाशाली, जो टैलेंटेड हिंदी में लिखने वाले जो लेखक हैं, राइटर्स हैं, जो हिंदी के लिए काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको सम्मानित करना और उनको मतलब सम्मान देना, पुरस्कृत करना, ये कार्य है इसका। साथ में ही हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाना इसका प्रमुख कार्य है और हिंदी को संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं से जोड़ने का कार्य भी ये संस्था करती है। इसके साथ ही केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, आगरा भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा आज़ादी के पश्चात हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में जिन सरकारी संस्थानों ने वैश्विक स्तर पर निर्णायक कार्य किया, उसमें आगरा में स्थित केंद्रीय हिंदी संस्थान की भूमिका उल्लेखनीय है। मतलब इसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी के प्रचार प्रसार में। कहने का मतलब है, देखो, विश्व स्तर पर ही जितनी भी संस्थाएं अभी हमने बात की, विश्व स्तर पर पूरे हिंदी भाषा के लिए कार्य करती हैं, उसी तरह केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा भी ऐसे ही कार्य करता है। 1961 में भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री थी एजुकेशन और जो सोशल वेलफेयर से संबंधित जो मिनिस्ट्री थी, शिक्षा समाज कल्याण मंत्रालय जो था, उसके द्वारा केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना संपन्न हुई थी, की गई थी। इसका मुख्य जो कार्य था वो शिक्षण द्वारा, मतलब शिक्षा देकर, एजुकेशन देकर हिंदी भाषा का विकास किया जाए। जैसे कि स्कूल खोल दिया गया हिंदी मीडियम, तो ऐसे प्रसार होता है। हिंदी भाषा को व्यापक और लोकप्रिय बनाने के लिए विदेशों और हिंदीतर प्रदेशों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, जो सम्मेलन वगैरह होते हैं, उनका आयोजन करना, हिंदी के विद्वानों और चिंतकों का विशेष व्याख्यान करना, पाठ्यक्रम की पुस्तकों का प्रकाशन करना, भाषा विज्ञान और तुलनात्मक साहित्य संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन करना, इस दिशा में कार्य करने वालों को आर्थिक मदद देना, आर्थिक मदद करना, साहित्य, कला, संस्कृति में विशेष कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करना संस्था का मुख्य उद्देश्य है। मतलब ये है कि जो राइटर्स वगैरह हैं उनको पुरस्कार देना। ठीक है, ये कार्य है इसका महत्वपूर्ण। तो ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं है, इजी था, आपको आ गया होगा। इसके साथ ही एक और संस्था है केंद्रीय हिंदी निदेशालय एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। केंद्रीय हिंदी निदेशालय एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग दिल्ली की प्रमुख संस्थाएं हैं जो हिंदी भाषा के विकास में बड़े स्तर पर कार्य कर रही हैं। भारत सरकार के अधीन यह संस्थाएं मुख्य रूप से हिंदी की शिक्षा देना, पुस्तक का प्रकाशन करना, अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन करना और इन्हीं सब के द्वारा हिंदी के प्रति लोगों के मन में आस्था पैदा करने का कार्य इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, हिंदी की शिक्षा देना, बुक का प्रकाशन करना और अनुवाद करना और लोगों में हिंदी के प्रति प्रेम जगाना, ये इसका एक महत्वपूर्ण कार्य, इस केंद्रीय हिंदी निदेशालय का एक महत्वपूर्ण कार्य है। एक तरफ केंद्रीय हिंदी निदेशालय जहां पांडुलिपियों तथा हिंदी शब्दकोशों का निर्माण करता है, वहीं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग हिंदी को आसान तथा लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञान, मीडिया तथा अन्य विषयों के शब्दों को हिंदी अनुवाद करता है। मतलब ये डिक्शनरी भी बनाता है, साथ में बहुत सारे अन्य भाषाओं की जो अन्य भाषाओं से संबंधित जो किताबें हैं, जो ज्ञान है, उसको भी ये ट्रांसलेट करता है हिंदी में। कोश का निर्माण करना, वही बात है कि डिक्शनरी बनाना, हिंदी का प्रचार, पत्र, आचार, पाठ्यक्रम पढ़ाने से संबंधित शिक्षा में या जो पत्र वगैरह होते हैं उससे संबंधित पाठ्यक्रम तैयार करना, भाषा या वार्षिकी, मैगजीन वगैरह निकालना, वार्षिकी तथा साहित्य माला के अंतर्गत भारतीय साहित्य की विभिन्न विधाओं से संबंधित प्रकाशन करना, देवनागरी लिपि जिससे कि हिंदी भाषा पूरी तरह ली गई है, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, पुस्तक प्रकाशन व बिक्री आदि द्वारा हिंदी भाषा को समृद्ध करना संस्था का प्रमुख कार्य है। वही सेम है कार्य जो पहले की जो संस्थाएं थी उसी से संबंधित इसका भी कार्य है। इसके साथ ही एक संस्था है मातृभाषा उन्नयन संस्थान, नाम से ही पता चलता है कि मातृभाषा का उन्नति करना। भारत सरकार पंजीकृत मातृभाषा उन्नयन संस्थान मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थापित है। हिंदी भाषा को वैश्विक स्तर पर प्रचारित और प्रसारित करने में इस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। विशेष रूप से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कई तरह के आंदोलन
करती रही है ये। भारत ही नहीं विदेशों में भी हिंदी को मजबूती प्रदान करने के लिए इस संस्था द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। भारत के हिंदीतर प्रदेशों में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर मातृभाषा उन्नयन संस्थान द्वारा हिंदी को आधार देने का निर्णायक कार्य किया जा रहा है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारत में हिंदी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए और अंग्रेजी का विरोध हो। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें मातृभाषा उन्नयन संस्थान की, तो ये जो संस्था है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भारतीय मातृभाषा हैं उनका विकास किया जाए। स्पेशली हिंदी को ये राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन करती है, पूरा आंदोलन चला रही है कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, और अंग्रेजी का विरोध भी इसके द्वारा किया जाता है। ये कहाँ पर है? तो ये जो संस्था है वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थापित है। इसका उद्देश्य यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी का विकास करना और हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा से राष्ट्रभाषा, राजभाषा आज हिंदी है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है, तो राष्ट्रभाषा बनाना और हिंदी के प्रति लोगों के हृदय में जन जागृति अभियान चलाना, हिंदी के लेखकों को या जो रिसर्च करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो शोधार्थी हैं, शोधकर्ता हैं, उनको आर्थिक मदद देना, पैसे से संबंधित मदद देना, इसके कुछ निर्णायक कार्य हैं। तो इसको भी हमने यहाँ पर देख लिया। एक कमेंट दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कौन स्टूडेंट मेरा कहाँ से, किस स्टेट से बिलोंग करता है, एक बार आप कमेंट करके बताएं मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। जिले का नाम भी लिख पाएंगे तो प्लीज़ लिखना उसको भी। एक और संस्था है, इसको भी पढ़ लेते हैं, लास्ट संस्था है ये, इसके बाद हम दूसरी बातें करेंगे। तो भारतीय भाषा परिषद हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्था है। सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है, हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाली एक संस्था है ये। कोलकाता में इसकी मुख्य शाखा है, मतलब इसके कई सारी ब्रांचेस हैं, कई सारे इसके मतलब ऑफिस हैं। तो हेड ऑफिस जो है वो कोलकाता में है इस परिषद का। भारत की हिंदीतर भाषाओं में लिखे जा रहे, जो हिंदी भाषा में लिखे जा रहे साहित्य हैं, उनको समृद्ध करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना 1975 में की गई है। मतलब ऐसा है कि हिंदी में बहुत सारे हम अच्छे रिसोर्सेज हमें देखने को नहीं मिलते। अगर हम बात करते हैं न्यूज़पेपर की, बात कर लो, अभी जब हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं करंट अफेयर के लिए, तो हम द हिंदू का नाम सुनते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का नाम सुनते हैं, लेकिन हिंदी में कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है जो हमें ऐसी जानकारी देते जो हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस हमें दे सकता है। तो सिंपल सी बात है कि हिंदी में जो हम रिसोर्सेज देखते हैं उसमें इतनी ज़्यादा नॉलेज हमें नहीं मिल पाती। तो उसी के लिए हिंदी के जो साहित्य हैं उनको समृद्ध करना, हिंदी में जो किताबें हैं उनको और अच्छा करना का प्रयास करने के लिए 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर हमने सभी संस्थाओं की बात कर ली। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारी ई लर्निंग से संबंधित एक टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ना था, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले परिषद को मैं समझा देता हूँ। लगभग यहाँ पर हमने दोस्तों 10 के आसपास हमने परिषद यहाँ पर या जो संस्थाएं हैं उनको पढ़ लिया। देखो, अभी आपका जो मतलब चैप्टर का नाम है डायरेक्ट यही है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में शामिल संस्थाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। चैप्टर का नाम भी यही है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में शामिल संस्थाएं। तो हमने 10 से ज़्यादा संस्थाओं की बात कर ली। तो जब उसने कहा ना अलग अलग जो संस्थाएं उन सभी की बात करो, नॉर्मल तो कहने का मतलब तो यही है, क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा आता है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में शामिल संस्थाओं की बात कीजिए, भूमिका की बात कीजिए। तो आपको सभी संस्थाएं जो भी मैंने आज यहाँ पर पढ़ाई हैं वो सभी की सभी आपको लिख कर आनी है। उन सभी के बारे में थोड़ी बातें आप लिखेंगे ताकि आपका आंसर भी बड़ा हो जाए। ठीक है, बड़ा नहीं हो जाए, क्वेश्चन तो डिमांड ही कर रहा है आपसे वैसे भी कि सारी संस्थाएं आप वहाँ पर लिखिए। अब यहाँ पे आप कर क्या सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने आपको 10 संस्थाएं पढ़ाई हैं, तो आपने 10 यहाँ पर पढ़ के गए, आप 10 में से हो सकता है आप 2 भूल जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम अगर आप 3 संस्थाएं भी भूल जाएं, मतलब अगर आप 7 भी करके जाएंगे एग्जाम में, अगर आप इसको ऐसे क्वेश्चन में 7 संस्थाएं भी लिख कर आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन 7 से कम मत लिखना क्योंकि काफ़ी कम रिसोर्स हो जाएगा। अब और आपको याद कितना करना है, तो देखो सिंपल सी बात है, एक चीज़ तो सभी में सेम है कि ये संस्था है वो हिंदी के प्रचार प्रसार में काम करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। अब इसी बात को आप हर एक परिषद में, हर एक संस्था में अच्छे से थोड़ा बनाकर लिख सकते हो। कुछ कुछ बातें याद कर लो कि ये जो परिषद है उसकी स्थापना यहाँ पर हुई थी, इसका हेड ऑफिस कोलकाता में। ऐसे लर्न कर लो, कीवर्ड के रूप में, एक एक वर्ड के रूप में याद कर लो, वहाँ पे बना के लिख देना, ऐसे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और अभी हम आगे बात करते हैं तो ई लर्निंग से संबंधित क्या बातें हैं। और एक चीज़ कहूँगा कि वीडियो को ना 2 बार देख लेना। इसके लिए आप क्या करना, एक बार अगर याद हो जाता है, एक बार में आपको समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और वीडियो देख लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में सेव हो जाएंगी। बाकी आप नोट्स को याद कीजिए, तो याद
करोगे तभी जाके आपके माइंड में थोड़ा चीज़ें बैठेंगी। तो जहाँ तक हमारा सारा क्लियर है, अब एक टॉपिक है ई लर्निंग सरकारी संस्थाएं। अब ये क्या है, तो देखो सिंपल सी बात है कि ई लर्निंग आज के टाइम पर हम देखते हैं कि सरकार के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो सरकार सभी को रेगुलर एजुकेशन भी नहीं दे सकती, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट को। अभी सरकार के पास इतने कॉलेजेस या इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है सरकार के पास कि वो सभी को अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। अगर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है, जैसे कि स्कूलों में हम देखते हैं ना कि कोई मेरिट नहीं होती, नॉर्मली आप आगे बढ़ते जाते हो अगर आप पास हो जाते हो, लेकिन डीयू में या कॉलेज में ऐसा क्यों है, मेरिट क्यों निकलती है? क्योंकि वो लिमिटेड है, सीट लिमिटेड होती है, तभी रेगुलर कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन सरकार ने सभी को शिक्षा देना ज़रूरी है सरकार के लिए, तो इसीलिए सरकार ने ई लर्निंग के रूप में कुछ ओपन से संबंधित या ओपन लर्निंग के लिए कुछ संस्थाएं खोली हैं, विश्वविद्यालय खोले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण नाम आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का और इग्नू का। तो ये महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, इसके बारे में आप हल्का जानते ही हैं, पहले से ही जानते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको बता दी कि जो मुक्त शिक्षा विद्यालय है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है दिल्ली विश्वविद्यालय, ये दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। ओपन रूप में बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है इसके द्वारा मटेरियल प्रदान किया जाता है ऑनलाइन रूप में, इसीलिए ई लर्निंग लिखा हुआ है। ठीक है, देखो ये हार्ड कॉपी भी प्रदान करते हैं किताबों की, या क्लास भी लेते हैं, संडे सैटरडे भी क्लास होती है इनकी, लेकिन फिर भी ये अपना सारा मटेरियल ई प्लेटफॉर्म पर, वेबसाइट पर डाल देते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, ये हार्ड कॉपी वगैरह सही से प्रोवाइड नहीं करा पाते, तो प्रेशर के कारण सारी चीज़ें ये ऑनलाइन भी डाल देते हैं। तो इग्नू और ये महत्वपूर्ण नाम है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने सारी चीज़ें ही कवर कर ली। मेन तो आपका यही था, इस चैप्टर का मेन टॉपिक यही है और यही सब कुछ है। पूरा चैप्टर का नाम ही है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में संस्थाओं की भूमिका, और सारी संस्थाएं हमने यहाँ पर पढ़ ली। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर बताएं, आप किस स्टेट से हैं ये भी बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।